एक ऐसा नाम जो कश्मीर में अलगाववाद और हिंसा की राजनीति का एक सिंबल या प्रतीक रहा है। और एनआईए के अनुसार यासीन मलिक का पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से नियमित संपर्क था। यासीन मलिक ने खुद कहा है कि उसने लगभग 3 दशक तक राज समर्थित एक वेब चैनल मैकेनिज्म में एक अहम हस्ती के तौर पर काम किया और जम्मू कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रधानमंत्रियों और खुफिया प्रमुखों के साथ मिलकर काम किया। पूर्ववर्ती सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति अपनाने के बजाय उसे संवाद के नाम पर वैधता प्रदान की। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, कभी कभी देश में ऐसा चीज होता है और हम आपको अपडेट करते रहते हैं। अभी जैसे दिल्ली की अदालतों में चल रही बहस है, अफसर ये डिबेट जो है सिर्फ कानून दलीलों तक सीमित नहीं रहती है, वो इतिहास की उन पन्नों को भी खोल देती है जिन्हें राजनीतिक सुविधा के लिए लंबे समय तक दबा कर रखा गया। और हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में किए गए खुलासे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या भारत की पूर्ववर्ती सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति अपनाने के बजाय उसे संवाद के नाम पर वैधता प्रदान की। और इस पूरे प्रकरण में केंद्र में है यासीन मलिक, एक ऐसा नाम जो कश्मीर में अलगाववाद और हिंसा की राजनीति का एक सिंबल या प्रतीक रहा है। और एनआईए के अनुसार यासीन मलिक का पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से नियमित संपर्क था और उसका उद्देश्य स्पष्ट था, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना। ये कोई साधारण आरोप नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि वही मालिक जिसे आज एक आतंकवादी के रूप में देखा जाता है, कभी भारत सरकार के गलियारों में मेहमान की तरह प्रवेश करता था। विशेषकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच मिली। और ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की राजनीतिक सोच का प्रतिबिंब है। यासीन मलिक ने खुद कहा है कि उसने लगभग 3 दशक तक राज समर्थित एक वेब चैनल मैकेनिज्म में एक अहम हस्ती के तौर पर काम किया और जम्मू कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रधानमंत्रियों और खुफिया प्रमुखों के साथ मिलकर काम किया। यासीन मलिक का ये दावा कि उसे 6 लगातार सरकारों द्वारा संवाद के लिए शामिल किया गया, उस नीति को पोल खोल देता है जिसमें आतंकवाद और अलगाववाद के बीच की रेखा धुंधली कर दी गई थी। सोचिए, सवाल यह है कि क्या यह संवाद वास्तव में शांति स्थापित करने का प्रयास था या फिर एक ऐसे रणनीतिक भूल जिसने आतंकियों के वैधता और मनोबल दोनों प्रदान किया। जब देश की सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे, तब क्या सत्ता के गलियारों में ऐसे तत्वों के साथ बैठकर बातचीत करना नैतिक और रणनीतिक रूप से सही था? ये सवाल आज देश के सामने है। कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों की यही प्रवृत्ति, जहां कठोर कार्रवाई के बजाय एंगेजमेंट को प्राथमिकता दी गई, उसे थोड़ी दूसरे नजरिए से देखना आवश्यकता है। अभी ये तर्क दिया जाता था कि लोकतंत्र में संवाद आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि संवाद की एक सीमा होती है। जब सामने वाला पक्ष खुले तौर पर देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहा हो, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रहा हो, तब संवाद नहीं, निर्णायक कार्रवाई की जरूरत होती है। यासीन मलिक का मामला इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे सॉफ्ट अप्रोच ने लंबे समय तक समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और जटिल बना दिया गया था। आतंकवाद को राजनीतिक समस्या मानकर उसे निपटने का कोशिश
उसे और गहराई। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कश्मीर में हिंसा का चक्र चलता रहा। आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज जब अदालत इस मामले में सजा बढ़ाने पर विचार कर रही है, तब ये केवल एक व्यक्ति की सजा का प्रश्न नहीं है, ये उस राजनीतिक सोच का भी मूल्यांकन है जिसने वर्षों तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अस्पष्टता बनाए रखी। और ये समय है जब देश को यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि आतंकवाद के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दौर में क्यों ना पनपते हो। अंततः यह बहस केवल अतीत को आलोचना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे सीख लेकर भविष्य की नीतियों को अधिक स्पष्ट, कठोर और राष्ट्रहित में केंद्रित बनाना है। ऐसी सच्ची हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब बात देश की अखंडता का हो तो किसी भी प्रकार का समझौता ना तो स्वीकार्य है, ना ही क्षम्य। आज के लिए इतना है, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि पिछले बीते हुए सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ किया था, आज भी कैसे अपोजिशन में होते हुए भी उसके प्रति इनकी सॉफ्ट अप्रोच है, सॉफ्ट कर्नर है। इनकी स्टेटमेंट से ये स्पष्ट पता लग रहा है, एटलीस्ट अपने लिए नहीं, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कम से कम देश के मामले में, देश की सुरक्षा का बात जहां होता है वहां कतई कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।